क्षेत्रों पर हुआ करते थे। उपनिवेशवाद के दौर में और उपनिवेशवाद के दौर के बाद भी लंबे समय तक ये देखा गया कि जो लैंड आर्मी और सी आर्मी, नेवल आर्मी में ताकतवर होता था वही दुनिया पर राज करता था। तो सिकंदर की सेना जो विश्व विजय के लिए निकली वो स्थलीय सेना थी, ठीक। समुद्रगुप्त की सेना ले लो या अकबर की सेना ले लो, लेकिन उसी बीच राजेंद्र चोल की सेना ले लो, वो अपनी नौसेना के लिए ताकतवर था, तभी इंडोनेशिया और हिंद महासागर के द्वीपों पर नियंत्रण कर पाया। या उपनिवेशवाद के दौर में अंग्रेजों की सेना ले लो, वो अपनी नौसेना के बल पर ही इतने ताकतवर बन पाए। यूरोप के अन्य देश जैसे फ्रांस, डेनमार्क, इनकी से पुर्तगाल, इनकी सेना के बारे में बात की जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक ये माना जाता है कि स्थलीय और जलीय सीमाएं ही महत्वपूर्ण होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थोड़ा पहले ही आप देखते हैं राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का आविष्कार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो एवियोनिक्स का डेवलपमेंट इस रूप में होगा कि फाइटर प्लेन्स तक हम जाएंगे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जब हवाई जहाज़ों का विकास, लड़ाकू विमानों का विकास एक अगले दौर पर पहुंचेगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ये कहा जाता है कि ये विश्व युद्ध जल और स्थल पर नहीं, हवा में लड़ा गया था। और इसीलिए इस विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान को हराना हो या जापान द्वारा पर्ल हार्बर का हमला हो जो पर्ल हार्बर पर किया था, और फिर अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना हो, यह आकाशीय सीमा से हुआ, ठीक है। भले ही हिटलर की सेना जो हारी थी वो स्थलीय सीमा पर था, लेकिन यह माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने आकाशीय सीमाओं का महत्व स्थापित कर दिया। ये लाइन याद रखिएगा, ये प्रश्न भी हो सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर बाउंड्रीज इन द वर्ल्ड। और इसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हम दुनिया में कोल्ड वॉर की स्थितियों को देखते हैं, जब हम दुनिया में महाशक्तियों का संघर्ष देखते हैं, जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटकर ठीक छद्म युद्ध करती है, जब वार्सा पैक्ट के तहत सोवियत संघ के देश और नाटो के तहत अमेरिका के नेतृत्व में देश संघर्ष को आगे लेकर जाते हैं, तो अब संघर्ष की नई इबारत लिखी जाती है जो वायु सीमा से आगे अंतरिक्ष सीमा के स्तर पर है। और 1970s के अंत में अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट आता है जिस पर मूवीज वगैरह भी बनती है, स्टार वॉर। और स्टार वॉर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अमेरिका अब उन परिस्थितियों को जन्म देता है जहां वो कहता है कि अब हमारी लड़ाई का अगला क्षेत्र या अगला केंद्र जो होगा वो अंतरिक्ष होगा, जहां हम दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की प्रणालियां बनाएंगे, जहां हम दुश्मन के क्षेत्रों पर निगरानी के लिए अंतरिक्ष में ही उपग्रहों की स्थापना करेंगे, जहां हम दुश्मन के वायु क्षेत्र पर या दुश्मन की निगरानी के लिए पायलट रहित विमान जैसी व्यवस्थाओं की ओर जाएंगे। तो जब हम स्पेस से निगरानी और स्पेस में युद्ध की परिकल्पना को लाते हैं, स्पेस वॉर की परिकल्पना को लाते हैं, तो तब ये चौथा युद्ध क्षेत्र अंतरिक्ष सामने आता है। और 1980s के बाद दुनिया भर के देशों में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम AMDS, हमने भी ये सिस्टम बनाया है इजराइल के अवाक्स प्रणाली की मदद से, और हमने भी अब अंतरिक्ष में निगरानी के लिए IRNSS लाया है जो हमारा GPS सिस्टम है, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अब अंतरिक्ष से निगरानी और अंतरिक्ष में दुश्मन की मिसाइल प्रणाली को ध्वस्त करने की जो लड़ाई होती है ये 70s तक जाती है। याद रखिएगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो मिसाइल स्पेस में जाकर पैराबोलिक एक्शन लेती हैं, इस ढंग से जाती हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते होंगे, और फिर स्पेस में जाकर वापस से अपने टारगेट की तरफ जाती हैं, यानी एयर बाउंड्री से बाहर स्पेस बाउंड्री में जाकर आती हैं। तो या तो स्पेस में ही उनको नष्ट कर दिया जाए तो यहाँ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगेगा, या फिर जब वो आ रही हैं तब अपने राडार प्रणालियों के माध्यम से उन पर निगरानी रखी जाए, जैसे हमने अवाक्स सिस्टम की बात की है। तो इस तरीके से अब स्पेस बाउंड्रीज भी इंपॉर्टेंट होने लगती हैं 1980s के बाद, जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बढ़ते हैं। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन तो हैं, लेकिन इन न्यूक्लियर और केमिकल वेपन को लेकर कौन जाएगा? इनको लेकर जाएंगी मिसाइलें। और जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती हैं, इंटरमीडिएट रेंज नहीं, जिन्हें ICBM भी कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये क्रूज मिसाइल नहीं है जो ऐसे जाकर पैरेलल पाथ के थ्रू फिर टकराएं। ये कैसी मिसाइल हैं? बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और हमने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन से क्षेत्र में जाकर आती हैं? अंतरिक्ष में होकर आती हैं। तो जब दुनिया के देशों ने, महाशक्तियों ने बड़ी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बनाए, तो उन प्रक्षेपास्त्रों को लेकर अंतरिक्ष में नष्ट करने या अंतरिक्ष में उनको नियंत्रित करने की लड़ाई भी शुरू हो गई, और यही स्पेस वॉर की परिकल्पना है। अब स्पेस के बाद जो पांचवी सीमा बचती थी वो साइबर सीमा थी। जैसे अंतरिक्ष की सीमा को तो फिर भी पहचान लें कि भाई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश है और उसके बाद कर्मन लाइन के ऊपर स्पेस है, लेकिन वो सीमा जो दिखाई नहीं देती थी, वो सीमा जिसे पहचाना नहीं जा सकता था, वो सीमा जो सिर्फ काल्पनिक आधार पर मस्तिष्कों में मौजूद होती थी, या वो सीमा जो है भी या नहीं इसे सोचने या सोचने पर हमें मजबूर करती थी, उन्हें साइबर सीमाएं कहा गया। और दुनिया की साइबर सीमाओं को निर्धारित करना सबसे कठिन काम था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो या भारत का टेलीकम्युनिकेशन जो नियंत्रण की संस्थाएं हों,
ये बैंडविड्थ के आधार पर स्पेस सीमाओं को परिभाषित करती थी कि इससे इस बैंडविड्थ पर इस देश के उपग्रहों का नियंत्रण होगा, ये एक्स से वाई बैंडविड्थ जो होगी वो एक्स कंट्री को होगी, ये वाई कंट्री को होगी। तो ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जरूर बैंडविड्थ के माध्यम से इस बात को निर्धारित करने का प्रयास करती थी, या स्पेक्ट्रम आवंटन के माध्यम से ये स्थापित करने का प्रयास करती थी कि साइबर सीमाएं क्या होंगी। थी वो आकाश में या स्पेस में ही, लेकिन साइबर बाउंड्रीज हैं, लेकिन इसके बावजूद साइबर सीमाओं को तय करना मुश्किल था। और यही कारण है कि इन साइबर सीमाओं से होकर देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ने लगी। इन साइबर सीमाओं में सेंधमारी करके देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होने लगे। साइबर अटैक, साइबर वॉर, ई बॉम्ब की परिकल्पना, हैकिंग, क्रैकिंग, ये सारी डेटा लीक या डेटा चोरी, ये सारी जो चीजें हैं ये साइबर सीमाओं से होने लगी, जिसे हम अलग से साइबर सुरक्षा की चिंताओं में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि सुरक्षा चिंताओं में जो 5वीं सीमा बनकर उभरी वो साइबर सीमा बनकर उभरी। इन्हीं साइबर सीमाओं की सुरक्षा के लिए लोगों ने संस्थाएं बनाई, सेनाएं बनाई। अमेरिका, चाइना, इजराइल दुनिया के वो देश हैं जिनकी खुद की साइबर आर्मी है, और इस साइबर आर्मी साइबर वॉर को लड़ रही है। भारत ने भी अपनी साइबर आर्मी की परिकल्पना को 2017 में सैद्धांतिक सहमति दी है, और सर्ट नाम की संस्था है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और उससे जुड़े लोग जो हैं वो कंप्यूटर हमलों को रोकने के लिए साइबर आर्मी के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर दुनिया की सीमाएं, दुनिया की सेनाएं और दुनिया के युद्ध 5 रूपों में हमें वर्तमान परिदृश्य में नजर आते हैं। अब हम भारत के संदर्भ में इन 5 प्रकार की सीमाओं और उनसे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की एक एक करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ये अच्छे से समझ लीजिए कि स्थलीय सीमाएं जो होती हैं, लैंड बाउंड्रीज, ये फिर से 2 रूपों में नजर आती हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक और कृत्रिम कहते हैं। और ये ध्यान से समझिएगा कि कृत्रिम सीमाओं को बनाने का क्या कहेंगे संभावना यहीं पर संभव है, क्योंकि हम जमीन पर ही लकीर खींच सकते हैं, चाहे वो मैकमोहन की हो, चाहे वो रेडक्लिफ की हो। समझ पा रहे हैं? हम जमीन पर ही विभाजन को देख सकते हैं। जलीय सीमा में कृत्रिम सीमाएं कैसे बनी? जलीय सी पानी का तो कोई वो होता नहीं है कि वहां आप लकीर खींच पाए, और पानी तो हमेशा जो वाटर एरियाज होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, और ऐसे में वाटर बाउंड्रीज को तय करना अपने आप में बहुत कठिन होता है। और इसलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि जलीय सीमाएं सामान्यतः कैसी नजर आती हैं? प्राकृतिक ही नजर आती हैं, लेकिन इंसान ने इन्हें भी कृत्रिम तौर पर बांटने की कोशिश की है। और 1982 की एक इंटरनेशनल संधि है जिसे अनक्लॉस कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। और इसके अंतर्गत जलीय सीमाओं को 3 स्तरों पर दुनिया की बांटा गया है। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते होंगे। और यहां पर ये प्राकृतिक से क्या हो जाती हैं? कृत्रिम हो जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत हम वाटर बाउंड्रीज को भी आर्टिफिशियल बना सकते हैं। रही आकाशीय सीमाओं की बात, यानी स्पेस बाउंड्रीज की बात, या वायु सीमाओं की बात, तो वायु सीमाओं के अंतर्गत भी प्राकृतिक सीमाएं ही मिलेंगी, लेकिन उन्हें हमें आर्टिफिशियल बनाने के लिए 1970 में हमने एक ट्रीटी की है, इसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। और इस आउटर स्पेस ट्रीटी के अंतर्गत, बाह्य अंतरिक्ष संधि के अंतर्गत 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कर्मन रेखा होती है, उस कर्मन रेखा को वायु और अंतरिक्ष के बीच की स्थिति मानकर इसे एयर बाउंड्री के तौर पर परिभाषित किया गया है। यानी इस तरीके से दुनिया की स्थलीय सीमाएं, दुनिया की जलीय सीमाएं और दुनिया की आकाशीय सीमाएं अलग अलग तरीके से परिभाषित की गई हैं। इसके आगे चलकर भी सीमाओं को परिभाषित करने की बात है। स्पेस साइबर बाउंड्रीज को मैंने आपको पहले ही बताया, बैंडविड्थ के आधार पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा तय किया जाता है। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, व्हाट आर natural boundaries and what are artificial boundaries. The difference between these two can be derived. Natural boundaries यानी प्राकृतिक सीमाएं क्या हैं? तो नेचुरल बाउंड्रीज वो हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पर्वत, नदी, झील, मरुस्थल, वन, पर्वत, नदी, झील है, मरुस्थल, वन जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों के द्वारा, नेचुरल क्षेत्रों के द्वारा क्या की जाती हैं? तय की जाती हैं, उन्हें नेचुरल बाउंड्रीज कहा जाएगा। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त हैं, तो प्रकृति प्रदत्त हैं, इनके द्वारा तय की जाती हैं और देशों के द्वारा स्वीकार्य होती है। मतलब जब तक देश स्वीकारेगा नहीं तब तक सीमाओं के तौर पर इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी, इन्हें मान लिया जाता है। जैसे हिमालय, ठीक है, जैसे अराकान योमा। आप दुनिया के उदाहरण मैंने आपको बताया, रियो ग्रांडे रिवर, झेलम चिनाब रिवर, तो नदियां हैं, झीलें हैं, ये सब इसके रूप में प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर होते हैं।
कृत्रिम सीमाएं उन्हें माना जाता है जो मानव निर्मित होती, ठीक है, और ये किसी भूभाग के तौर पर नहीं होती, ये सामान्यतः रेखीय या ज्यामितीय होती, ठीक है, जो मानचित्रों पर खींची जाती है, मैप्स पर। तो जब आप मैप्स पर रेखा खींचते हैं तो वो नीचे कहां से गुजर रही है, किसी के घर के ऊपर से। जैसे अभी एक मूवी आई थी बेगम जान, उस मूवी में बताया गया था कि रेड क्लिफ लाइन उस घर के बीच ऊपर से निकल गई, तो जो बेगम जान का घर था वो आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में। ऐसा बहुत बार बहुत जगहों पर हुआ है जब रेड क्लिफ, क्योंकि जब मानचित्रों पर खींची जाती है रेखा, वो लोगों के दिलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है, और इसलिए ये कृत्रिम सीमाएं बहुत विध्वंसक होती हैं, बहुत संवेदनाहीन होती हैं। ऐसा कहा जाता है इन सीमाओं में कोई दिल नहीं होता, ठीक। और इन्हीं कृत्रिम सीमाओं को भी देशों के बीच क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन, अलग अलग लाइन है, ठीक है। या फिर दुनिया के देशों में आपने ये भी सुना होगा, अब इसको प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच की स्थिति में रखें, 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो ये अक्षांशीय रेखाओं को भी सीमा बना लेते हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। या अमेरिका और कनाडा के बीच 49 पैरेलल, तो 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा के तौर पर परिभाषित किया गया है। यूरोप के देशों में जैसे हमारे यहाँ बनी है रेड क्लिफ लाइन और वो लाइन, तो वैसे ही जर्मनी फ्रांस के बीच आई थिंक मैगिनॉट लाइन का निर्माण किया गया था, तो मैगिनॉट लाइन एक सीमा के तौर पर देखी गई थी। तो इस ढंग से कृत्रिम सीमाएं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, देशों के बीच बनाई गई। अब देखिए, जो कृत्रिम सीमाएं हैं, इनसे जुड़ा भी एक विरोधाभास है, और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और वो विरोधाभास क्या है? भू राजनीति का सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक सीमाएं श्रेष्ठ सीमाएं होती हैं, और ये देशों के बीच न्यूनतम विवादों को जन्म देती हैं। यानी जिन देशों के बीच नेचुरल बाउंड्री होगी वहां विवाद नहीं होने चाहिए। ऐसा कौन कहता है? भू राजनीति का सिद्धांत। लेकिन वर्तमान दौर में हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत भी विवाद दिखते हैं। तो आप इस विवाद की व्याख्या कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए भारत और चीन। भारत और चीन की अधिकांश सीमा प्राकृतिक सीमा है, जो हिमालय के द्वारा निर्धारित होती है। इसके बाद भी भारत और चीन के बीच यदि सीमा विवाद दिखता है या सीमाएं असुरक्षित हैं, इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक सीमाएं भी विवादों को जन्म दे सकती हैं यदि संबंध खराब हो, यदि संबंध खराब हो। और दूसरी तरफ यूरोप के देशों में यदि आप देखें तो यूरोप के तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां एक रेस्टोरेंट को ऐसे 4 हिस्से में बांट दिया गया है, और यहाँ 4 हिस्से में एक तरफ नीदरलैंड है, दूसरी तरफ बेल्जियम है, एक तरफ यहाँ पर डेनमार्क आ गया, एक तरफ लग्जमबर्ग आ गया। यानी एक रेस्टोरेंट में 4 टेबल कुर्सी रखी हुई हैं, टेबल रखे हुए हैं, और ये 4 टेबल में बैठे 4 लोग 4 देशों में बैठे हैं। इस ढंग से सीमाएं हैं। अब आप सोचो, इसका मतलब कृत्रिम सीमाएं सदैव विवादों को जन्म दें, ये भी जरूरी नहीं है। यदि दुनिया के देशों के बीच एकीकरण है, सहमति है, साझापन है, एक दूसरे पे सहयोग है, तो एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर 4 बाउंड्री होने पर भी लड़ाई नहीं होगी। इसका मतलब प्राकृतिक सीमाओं से जुड़ा विरोधाभास कि प्राकृतिक सीमाएं विवादों को जन्म नहीं देती, पूर्णतः सही नहीं है। प्राकृतिक सीमाएं भी विवादों को जन्म देती हैं यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कटुतापूर्ण हो। इसीलिए जो कंक्लूजन है वही क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक सीमाएं विवादों को कम जन्म देती हैं, ये बात सही है, लेकिन प्राकृतिक सीमाओं के बावजूद यदि संबंध कटुतापूर्ण है तो विवाद जन्म लेंगे। यानी 2 देशों के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़ी बातें, 2 देशों के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़ी बातें सीमाओं की प्रकृति पर कम, उनके बीच के संबंधों पर अधिक निर्भर है। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 देशों के बीच सीमा की सुरक्षा से जुड़ी बातें उनकी सीमा की प्रकृति पर कम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ज्यादा निर्भर है। यानी 2 देशों के बीच यदि संबंध खराब हैं तो प्राकृतिक सीमाएं भी विवाद को जन्म देंगी, जैसे भारत और चीन, और संबंध अच्छे हैं तो कृत्रिम सीमाओं में भी लड़ाई नहीं होगी, जैसे यूरोप के देश। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरे हिस्से में जहां पर हमने बात की थी कि जहां जलीय सीमाओं की बात की जाती है, वाटर बाउंड्रीज की बात की जाती है, वहां पर हमें यह जानने की जरूरत है कि जलीय सीमाएं या जलीय क्षेत्र जो होते हैं 2 देशों के बीच के, ठीक है, यदि इंटरनल वाटर बॉडीज में तय हो रही हैं, आंतरिक जल क्षेत्र में, जैसे नदी हो सकती है, झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, आर्द्र भूमि हो सकती है, वेटलैंड हो सकता है, तो नियम अलग है, इंटरनेशनल नियम। और यदि एक्सटर्नल वाटर बॉडीज में हो रही हैं, और एक्सटर्नल वाटर बॉडीज यानी बाह्य जलीय क्षेत्र का मतलब है समुद्र, तो नियम अलग है। इंटरनल वाटर बॉडीज से जुड़ा नियम
ये कहता है कि हम जल क्षेत्र को आधा आधा नहीं बांट सकते। तो यदि दो देशों के बीच यदि कोई वाटर बॉडी आ रही है तो उस वाटर बॉडी को उसके प्रवाह के अनुरूप, मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे, क्लियर है? तो हम कैसे तय करें? तो तय ऐसे करेंगे कि यहां पर ये पूरा जलीय क्षेत्र इसको मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा, और यहां पर ये पूरा जलीय क्षेत्र मतलब ये वाला हिस्सा जो यहां पर झुका हुआ है यहां तक y चला जाएगा, और इसके ऊपर कौन रहेगा? x। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि वाटर बॉडी ऐसे प्रवाहित हो रही है तो वाटर बॉडी का फ्लो जिस तरफ है हम ये मानते हैं कि वो जलीय क्षेत्र पूरे का पूरा उस देश को मिल जाएगा जहां उसका क्या है, प्रवाह है, क्योंकि आप इसको आधा आधा बांट नहीं सकते। और यहीं पर इंडिया का एक मजेदार विवाद जन्म लेता है। आर्द्र भूमि जो कच्छ के रन में है, जो दलदल है, ठीक है। अब यहां मजेदार बात क्या है, दलदल को क्या माने, लैंड या वाटर? लैंड है तो आधा आधा बांट लेंगे विवादित, वाटर है तो कैसे बांटेंगे, वो तो पूरा किसी को मिलेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया कच्छ के दलदल में एक ऐसे तिकोने घिरे क्षेत्र को जिसका नाम है सरक्रीक, वाटर बॉडी कहकर कहता है कि ये भारत की तरफ है इसलिए पूरा मेरा है। पाकिस्तान कहता है कि वाटर बॉडी कैसे हुई है, यहां पे तो हम चल भी पाते हैं कई बार, ये तो दलदल है, और दलदल मतलब आधा लैंड आधा वाटर, तो ये लैंड है इसलिए आधा हमको मिलना चाहिए। और ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक, यूएन कोर्ट तक जा चुका है, जिस पर अभी भी लड़ाई चल रही है। कुल मिलाकर लड़ाई भारत पाकिस्तान के संबंधों की है, और उसके बाद फिर इसके संसाधनों की है, क्योंकि कच्छ क्षेत्र में बहुत सारा नेचुरल गैस के रिजर्व हो सकते हैं, तो दोनों ये चाहते हैं कि ये रिजर्व उनके पास रहे, और इसलिए लड़ाई है। लेकिन आप मजेदार चीज देखिए कि यदि इसको वाटर बॉडी माने तो नियम अलग है, लैंड बॉडी माने तो नियम अलग हैं, और दलदल है तो फिर लैंड माने कि वाटर माने, ये संकट पैदा हो जाता है। और इसलिए मैंने कहा जो इंटरनल वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे झील है, जैसे तालाब है, जैसे नदी है, उसको एक क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन लेते हुए ये तय किया जाता है कि जिस देश के साथ निकटता है पूरे का पूरा जल क्षेत्र उसी को प्रदान कर दिया जाए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर वो होती हैं आपकी क्या बोलते हैं ग्रेट लेक्स आपने देखी हैं, वहां पर भी ये प्रयास किया गया है कि पूरे की पूरी झील किसी एक देश को दी जाए, और इसी आधार पर 3 से 4 झीलें जो है वो पूरी तरीके, ठीक है ना, उनको बांटने की भली कोशिश की गई है, लेकिन फिर कुछ झीलें पूरी तरीके से अमेरिका को या कनाडा को देने की कोशिश की गई है। तो वहां पर उन्होंने अपने तरीके से नियम बनाए हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको आपको समझना पड़ेगा। मूल लड़ाई जलीय क्षेत्र में सीमा तय करते समय आंतरिक जल की नहीं होती है, मूल लड़ाई जो होती है वो बाह्य जल की होती है। और जब बाह्य जलीय क्षेत्र को निर्धारित किया जा रहा होता है तो अब ये इंडिया ही का उदाहरण लेकर चलते हैं हम, तो जलीय क्षेत्र के चारों तरफ 3 सीमाएं बनाने की कोशिश की गई है, ऐसे, ठीक है। यानी पानी को 3 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, और ये बंटवारा किया गया है अनक्लॉस के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी 1982। ये समझौता कहता है कि किसी भी देश की जो जलीय सीमा होगी वो 3 स्तरों में बटी होगी। पहला हिस्सा जो उसकी तटरेखा से, कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होगा, ये है 1 जोन, ठीक है। उसे सॉवरेन वाटर या संप्रभु जल कहा जाएगा, सॉवरेन वाटर या संप्रभु जल कहा जाएगा। दूसरा हिस्सा ये फिर यहां से नहीं लेंगे, फिर तटरेखा से लेंगे, जो उसकी तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जाएगा। अब फिर से पूरा लेंगे इसमें, यानी ये वाले वाटर में ये वाला हिस्सा क्या है, शामिल है। दूसरा हिस्सा जो तटरेखा से कहां तक जाएगा, 200 नॉटिकल माइल तक जाएगा, इसको दूसरा ले लीजिए, ये पूरा दूसरा हिस्सा है, ठीक। वो टेरिटोरियल वाटर या क्षेत्रीय जल कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा हिस्सा जो 200 नॉटिकल माइल के बाद आएगा वो फ्री वाटर या मुक्त जलीय क्षेत्र कहलाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के तहत किसी भी देश के जलीय सीमा को 3 धाराओं में, समुद्री सीमा को 3 स्तरों पर बांटा गया है। समुद्र में दूरी नापने की इकाई नॉटिकल माइल है। 1 नॉटिकल माइल इज अराउंड 1.8 किलोमीटर्स और समथिंग। 12 नॉटिकल माइल लगभग 18 किलोमीटर तक का हिस्सा हो जाता है। कितना किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर, यानी आपके तट से 18 किलोमीटर तक की दूरी आपका सॉवरेन वाटर है। फिर 200 नॉटिकल माइल लगभग 320 किलोमीटर का एरिया हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल मतलब कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर तक की दूरी। तो नॉटिकल माइल को किलोमीटर में भी देख लीजिएगा। और ये जो दूरी होती है ये क्षेत्रीय जल या टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, ठीक है।
इसे एक्सटेंडेड वाटर भी कहते हैं, विस्तारित जल। विस्तारित इसलिए क्योंकि यहाँ आपकी, ठीक है, संप्रभुता का विस्तार होता है, तो टेरिटोरियल की जगह एक्सटेंडेड वाटर भी नाम है, विस्तारित जल भी है, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और 200 नॉटिकल माइल यानी 320 किलोमीटर के बाद का जो इलाका है, उस इलाके को हम फ्री वाटर यानी मुक्त जलीय क्षेत्र कहते हैं। अब इन तीनों की अपनी अपनी विशेषता और कहानी है, उसको समझिए, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में भी आपके काम आएगी। 12 नॉटिकल माइल तक का हिस्सा यानी 18 किलोमीटर तक की दूरी जो तट से है, उसमें संप्रभु जल का मतलब है कि यहां तक स्थलीय या क्षेत्रीय संप्रभुता का विस्तार है। स्थलीय या क्षेत्रीय संप्रभुता के विस्तार का मतलब है आपके देश की सरकार को, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, जो अधिकार लैंड पर प्राप्त हैं वही अधिकार 18 किलोमीटर तक के किस पर, वाटर पर भी मिलेंगे। यहां आपका कानून अनिवार्य रूप से लागू होगा, और इसके अंदर आने के लिए जैसे स्थलीय सीमाएं होती हैं, वैसे ही 18 किलोमीटर की बाउंड्री पर से अंदर यदि कोई यान आना चाहता है, जलयान आना चाहता है, या 18 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर कोई वायुयान आना चाहता है, तो वो भी आपकी अनुमति से आएगा। तो संप्रभुता के विस्तार का मतलब है, एक, यहां पर आपका कानून लागू होगा, दो, यहां पर कोई भी जलयान या वायुयान आपकी अनुमति के बिना नहीं आएगा। यानी यहां पर ये समझिए 18 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल की जो जलीय सीमा है, वो वायु सीमा भी है। कौन सी वायु सीमा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो कर्मन लाइन थी ऊपर, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि यदि ये देश है तो इस देश के यहां तक के हवा पर आपका क्या है, अधिकार है। तो कितनी दूरी तक की हवा पर आपका अधिकार है? 18 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल, और इसलिए इसे संप्रभु सीमा कहते हैं। यानी यहां उस देश की संप्रभुता का, कानून का, सत्ता का विस्तार होता है। 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो हिस्सा है, 200 नॉटिकल माइल 12 से यदि हम ले लें तो 12 तक तो मामला अलग है, वहां पर विस्तारित संप्रभुता है। और विस्तारित संप्रभुता का मतलब है कि यहां पर आपके आर्थिक अधिकार तो होंगे, सामरिक या सैन्य अधिकार नहीं होंगे। यानी इस क्षेत्र में आप किसी को आने जाने से नहीं रोक सकते, जलयान को, यहां वायुयान को आने से नहीं रोक सकते। यानी यहां पर आपका सामरिक नियंत्रण नहीं होगा। हाँ, यहां के संसाधनों पर आपका पूरा नियंत्रण वैसे ही होगा जैसा 12 नॉटिकल माइल के अंदर था। यानी 0 से 200 नॉटिकल माइल यानी 0 से 320 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र में जो भी संसाधन तैर रहे हैं या सतह पर हैं, उन संसाधनों पर आपकी आर्थिक संप्रभुता होगी। और इसीलिए 200 नॉटिकल माइल को किसी भी देश का EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र, या हमने क्या कहा, EEZ के तौर पर जाना जाता है। तो EEZ के कारण ही इसे इकोनॉमिक कंसेप्ट के तौर पर देखा जाता है, जहां आपकी आर्थिक संप्रभुता का विस्तार है, जहां मिलने वाले मत्स्य संसाधन हो, प्लैंक्टन्स हो, ठीक है, सी फूड्स हो, या फिर वहां की जमीन पर मिलने वाले ऑयल्स हो, मिनरल्स हो, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, समुद्र की तली में मिलते हैं बहुधात्विक पिंड, छोटे छोटे गोले होते हैं, और इन पिंडों के अंतर्गत होता है बहुत सारे मैंगनीज, टिन यानी अयस्कों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे पॉलीमेटेलिक बहुधात्विक पिंड कहते हैं। इन सब पर आपका क्या होता है, नियंत्रण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इसलिए भी याद रखिए कि इसी को आधार बनाकर हमने जलीय सुरक्षा की रणनीति बनाई है, जहां हम हमारी जल सीमा को 3 स्तर पर सुरक्षित करेंगे, आउटर में, मिडिल में और अंदर पर। वो हम आगे बात करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ। और लेवल 3 पर जो बाह्य जलीय क्षेत्र है, मुक्त जलीय क्षेत्र है, इसका मतलब है यहां किसी भी देश की संप्रभुता का विस्तार नहीं है, पॉइंट 1। ये विश्व की धरोहर या संपत्ति है, पॉइंट 2। यहाँ किसी को भी आने जाने का अधिकार है, पॉइंट 3। और यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उस पर कोई देश कब्जा नहीं करेगा। यदि यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग किया जाएगा तो मानवता की भलाई या कल्याण के लिए किया जाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल एथिक्स नाम का टॉपिक जब आप एथिक्स में पढ़ते हैं तो एक रिसोर्स एथिक्स की बात आती है, और उसमें ये कहा जाता है कि वो क्षेत्र दुनिया के स्थल पर, जल पर और वायु पर एक एक हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया का अधिकार है, वो किसी के नहीं है या सबके हैं, और जो मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग किए जाएंगे। स्थल में अंटार्कटिका, जल में फ्री वाटर, और एयर में स्पेस या अंतरिक्ष, उस पर किसी भी देश की संप्रभुता का विस्तार नहीं होता है। और यदि इन 3 क्षेत्रों में कोई देश अपना अतिक्रमण कर रहा है, क्षेत्राधिकार कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के खिलाफ है, और ये बेसिकली मानवता के खिलाफ है, और यूनाइटेड नेशन को या दुनिया के फिर समझदार देशों को इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। बहरहाल वो इंटरनेशनल एथिक्स की बात है। मुझे लगता है अब आप वाटर बाउंड्री अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर एक आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यदि 2 देशों के बीच दूरी 400 नॉटिकल माइल की ना हुई तो भाई 200-200 दोनों को चाहिए, या 2 देशों के बीच दूरी 640 किलोमीटर से कम रही तो बंटवारा कैसे होगा? जैसे भारत श्रीलंका की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच बांटने के लिए 640 किलोमीटर नहीं है, 320 तेरे 320 मेरे।
तो ऐसी स्थितियों में जहां दो देशों के बीच जलीय क्षेत्र का बंटवारा करने की स्थिति नहीं है, वहां उन्हें ईईजेड का बचा हिस्सा फ्री वाटर में, निकटस्थ फ्री वाटर में ले जाकर प्रदान किया जाता है। तो मान लीजिए यदि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच कहीं पर भी यदि हमको ऐसी स्थिति बनती है, आइलैंड्स के चारों तरफ होगा ना, कि हम 640 किलोमीटर की दूरी नहीं पास पाते हैं, तो जितना है उसको आधा आधा बांट के जो बच गया है उसको नियरेस्ट फ्री वाटर के अंतर्गत प्रदान करने की परंपरा है। जो निकटस्थ फ्री वाटर होगा वहां के बाद आपको वो हिस्सा दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच कम पड़ रहा है, तो ये हिस्सा फिर यहाँ पर कहीं आपको देने की कोशिश की जाएगी, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, जहां पर देशों के बीच की आपस की स्थिति ना हो। तो ये वाटर बाउंड्री है, और मुझे लगता है कि अब आप वाटर बाउंड्री को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वाटर बाउंड्री के बाद जो तीसरे स्तर पर चर्चा होती है वो एयर बाउंड्री की होती है, और एयर बाउंड्री के अंतर्गत भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, फिर मैं उसकी व्याख्या आपके साथ करूंगा। यदि हम आकाशीय सीमा की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा कि लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री तो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिजिक होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबाई होती है कि भाई दो देशों के बीच लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती कभी। तो ये लंबाई और चौड़ाई में जो बाउंड्री होती है वो लैंड और कौन सी बाउंड्री होती है, वाटर बाउंड्री होती है, ठीक, जहां हम वर्टिकली देखते हैं। लेकिन एयर बाउंड्री की जब बात की जाती है तो एयर बाउंड्री में दो डायमेंशन हो जाते हैं, वो क्षैतिजिक तो होती है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ वर्टिकल भी होती है। अब इसको कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए इंडिया, अब ये इंडिया ऐसा खड़ा नहीं है, ये ऐसा ग्लोब पर क्या है, लेटा हुआ है, 3D में यदि आप समझ पाए। अब इस इंडिया की हॉरिजॉन्टल बाउंड्री का मतलब है कि यहां कितनी दूर तक की हवा मेरी, और हमने कहा कि दोनों तरफ, पूरी तरफ 18 किलोमीटर की दूरी तक की हवा आपकी। तो यदि ये भारत है तो हॉरिजॉन्टली वायु सीमा का मतलब है कि कितने ऊपर का आकाश हमारा है। यदि ये भारत है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म को यदि आप लें, यदि ये बुक भारत है तो आपसे कहा जाएगा कि इसका हॉरिजॉन्टल विस्तार कहां तक है। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल विस्तार से परे यदि आपसे कहा जाए कि नहीं भाई हॉरिजॉन्टल ठीक है, इसका वर्टिकल विस्तार कहां तक है, यानी भारत के ऊपर का कितना आकाश, भारत के बाजू का 18 किलोमीटर भारत का है, लेकिन 18 किलोमीटर कहां तक ऊपर, तो वो 18 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है 18 किलोमीटर की लंबाई तक और फिर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो यदि ये मेरा भारत है तो ये वायु, यहां तक की वायु, और उसके ऊपर कहां तक की वायु, 100 किलोमीटर तक की वायु वायु सीमा के तौर पर देखी जाएगी। और यदि इस ढंग से यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि अर्थ को हम ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर में बांटते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल में बांटते हैं, स्पेस में पढ़ते हैं। ये 18 किलोमीटर तक है, ये 50 किलोमीटर तक है, ये 80 किलोमीटर तक है, और फिर ये 80 से 400 किलोमीटर तक जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि मध्य मंडल के ऊपर के लगभग 20 किलोमीटर और ले लीजिए, मध्य मंडल प्लस 20, ये कितना किलोमीटर लिया हमने, 100 किलोमीटर पर जो रेखा है उसे कर्मन रेखा कहा जाता है, और इस ऊंचाई तक आपकी वायु सीमा मानी जाएगी। बाकी स्थल में आपके जो क्षेत्र है, लैंड है, आपके लैंड के ऊपर और आपके वाटर के ऊपर, यानी पूरा लैंड प्लस आजू बाजू के वाटर का 18 किलोमीटर का एयर आपका होगा। तो आकाशीय सीमाओं को परिभाषित करना भी बहुत कठिन होता है। तो ये हमारी आकाशीय सीमाओं की व्याख्या होगी, और इन्हीं आकाशीय सीमाओं से जुड़ी फिर अंतरिक्ष सीमाएं और साइबर सीमाएं हैं जिनको परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि उन पर किसी क्षेत्र की संप्रभुता होती नहीं है। तो वो तो वैश्विक संपदा के तौर पर हो, चाहे स्पेस हो चाहे साइबर स्पेस हो, ठीक है। तो अब हम एक एक करके भारत के संदर्भ में स्थलीय, जलीय, आकाशीय इन सीमाओं को और इन सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत की लैंड बाउंड्रीज पर, ठीक है। इंडियाज लैंड बाउंड्रीज, भारत की स्थलीय सीमाएं, ठीक। इनके बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं। कुल लंबाई ये मानी जाती है कि 15,700 किलोमीटर की है। हालांकि कुछ लोग अब भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के बाद या भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के अलावा कुछ जगहों पर पीओके को लेकर
कुछ स्थितियां हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ स्थितियां हैं, तो कुछ जगहों पर ये 15,106 किलोमीटर भी मिलता है। ठीक है, तो भारत सरकार के ऐतिहासिक तथ्यों पर ज्योग्राफी में आप ये पढ़ेंगे, इंटरनल सेक्रेटरी में ये पढ़ने मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्रीज को नए तरीके से परिभाषित किया जाता है। मेरा मानना है कि 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भारत सरकार ने जो नक्शा जारी किया है, उस आधार पर हम सीमाओं की लंबाई को तय करें या निर्धारित करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमने कई बदलाव भी लेकर आए हैं। अब जो हमने नए नक्शा बनाया है, उसके अंतर्गत हमारे सीमाओं को कुछ जगहों पर हमने रिडिफाइन करने की भी कोशिश की है। ठीक, ये सीमाएं जो है 15,700 किलोमीटर की कितने देशों के साथ मिलती है लैंड में, तो ये 7 देशों के साथ मिलती है। इन 7 देशों का क्रम क्या है, तो हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है। तो बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, बर्मा, भूटान, और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। यानी टोटल कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ हमारी लैंड बाउंड्री मिलती है। ये ऑब्जेक्ट प्रीलिम्स वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दुनिया के देशों में स्थलीय सीमाओं के स्तर पर, ठीक है, दुनिया की टॉप 5 लंबी बाउंड्रीज में से एक बाउंड्री हमारी है। हमसे बड़ी सीमाओं के अंतर्गत हमने कहा रूस और चीन की सीमा है, अमेरिका और कनाडा की सीमाएं हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ और सीमाएं हमसे बड़ी हैं, लेकिन हमारी बाउंड्री टॉप 5 लैंड बाउंड्रीज के अंतर्गत रिगार्ड की जाती है या कंसीडर की जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इन सीमाओं की यदि हम प्रकृति की बात करें, नेचर कैसा है, तो प्रकृति में कुछ पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव भी। तो हमारी प्रकृति में प्राकृतिक सीमाएं भी हैं और कृत्रिम सीमाएं भी हैं। प्राकृतिक सीमाएं हम मेनली चाइना के साथ और बर्मा के साथ साझा करते हैं, ऐसे ही मानेंगे। इसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ भी प्राकृतिक सीमा है, और ये सारी सीमाएं हिमालय से जुड़ी हैं। बर्मा के साथ सीमा में हिमालय का वो हिस्सा आता है जिसको अराकान योमा कहते हैं। बाकी नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला ही हमारी सीमाओं की अभिव्यक्ति है। जबकि कृत्रिम सीमाओं की यदि हम बात करें, तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, चाइना के साथ, ठीक, कृत्रिम का पूर्वी हिस्सा जो है सीमा का, मैकमोहन लाइन, ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा हुआ करती थी उसको हम कहते थे कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अब ये डूरंड रेखा का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया है, क्योंकि जब हम डूरंड लाइन बनी थी 1892-93 में, ठीक है, अफगानिस्तान पर नियंत्रण के पश्चात या ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जे के पश्चात, तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो डूरंड लाइन वहां आती थी। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो बची सीमा है उसको डूरंड लाइन के तौर पर देख सकते हैं। तो ये हमारी सीमाओं की प्रकृति है। अब इस प्रकृति के आगे आपसे कहें कि इन सीमाओं से जुड़े विवाद क्या है और क्यों है, तो विवाद तो हम केस स्टडी में देख सकते हैं। केस स्टडी मतलब हर देश के साथ विवाद अलग अलग है। ठीक है, हाँ, उन विवादों के स्वरूप लगभग एक जैसे हैं। जैसे पहला विवाद सीमाओं के निर्धारण को लेकर कि कई जगह सीमाएं तय नहीं। दूसरा विवाद